हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की इस क्लास में मैं आपको 11th के एनसीईआरटी हम कर रहे थे और 11th के एनसीईआरटी में जो चैप्टर नंबर 1 है वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। और चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से भूगोल एक विषय के रूप में उभर कर आया और कुछ हमने जो ज्योग्राफर्स हैं उनके बारे में भी पढ़ा था। आज हम 11th के एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। चैप्टर का नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। ये वो चैप्टर नहीं है जो आप सोच रहे हो कि क्रस्ट और मेंटल और कोर के बारे में पढ़ेंगे, ये वो वाला चैप्टर नहीं है। इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, वो बनी कैसे, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी क्या थी, ग्रह कैसे बने। तो इस तरीके से हम चीज़ों को पढ़ेंगे और डेवलपमेंट उसका कैसे हुआ धीरे धीरे, और किस किस ज्योग्राफर ने या जो भी विद्वान थे उन्होंने किस तरीके से काम किया, तारे कैसे बने, ग्रह कैसे बने। तो ये सारी चीज़ें आज की इसमें इस चैप्टर में आपकी कंप्लीट होंगे। तो बहुत सारे थ्योरीज और बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से। तो भाई सबसे पहले अगर हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो आता है आपका क्वेश्चन जो बनता है वो ये है कि सबसे, अगर पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड मत की बात की जाए तो सबसे लोकप्रिय मत था कांट महोदय का। पूरा नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जर्मन के थे कांट महोदय, कांट महोदय का था, ठीक है। इन्होंने अपना एक हाइपोथेसिस दी थी, एक परिकल्पना दी थी, एक स्टेटमेंट दी थी, आप ये कह सकते हो। 1796 में फिर आया लाप्लेस। जो लाप्लेस थे इन्होंने इसमें कुछ सुधार किए, संशोधन किए और फिर इसका नाम पड़ा निहारिका परिकल्पना। तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि निहारिका परिकल्पना किसने दी। तो जो निहारिका यानी नेबुला, कई बार इंग्लिश वाला भी लिख देता है, नेबुला भी लिख देगा। तो नेबुला जो हाइपोथेसिस थी ये लाप्लास की थी। किसकी थी? लाप्लास की थी। याद रखोगे 1796 में दी थी। अब इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या था, तो भाई ठीक है, तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, भाई जो नेबुला है, हाइपोथेसिस, निहारिका परिकल्पना है, किसने दी? लाप्लास ने दी, 1796 में दी। उसके अलावा ये किससे संबंधित थी? तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अब ये हाइपोथेसिस इसमें कहा क्या किया गया था, तो इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो हमारे ग्रह है यानी हमारी पृथ्वी क्या, वो भी एक प्लैनेट है ना, वो भी एक ग्रह है। तो ये जो ग्रह है वो कैसे बने हैं? ये ग्रह धीमी गति से घूमते हुए जो पदार्थ है उनके बादलों से बने हैं, ठीक है। यानी जो धीमी गति से जो पदार्थ घूम रहे थे उनके बादल बन गए और उन्हीं बादलों से इन घरों का निर्माण हुआ है, और जो कि सूर्य की युवावस्था से संबंधित थे। किस अवस्था से? युवावस्था से, यानी सूर्य की भी जो स्टार्टिंग स्टेज थी उससे रिलेटेड थे ये। तो आपको इतना याद रखना, निहारिका परिकल्पना में क्या था, जो हमारे अंतरिक्ष हैं, ठीक है, उसमें धीमी गति से जो भी पदार्थ घूम रहे थे उनके बादल बन गए और उन्हीं बादलों से आपके घरों का निर्माण हुआ है। ये थी भाई आपकी नेबुला हाइपोथेसिस यानी निहारिका परिकल्पना, जिसको देने वाले कौन थे? लाप्लास महोदय। अब निहारिका परिकल्पना के बाद एक आती है दूसरी ग्रहाणु परिकल्पना। देखो इसमें है बाद में 1900 में, क्योंकि 1796 में तो निहारिका आई, 1900 में चैम्बरलिन और मोल्टन महोदय ये दोनों आए। इन्होंने कहा कि ये क्या कहते हैं ग्रह के बारे में कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा है जो सूर्य के नज़दीक से गुजरा, ठीक है। एक घूमता हुआ ऐसा तारा जो सूर्य के बिल्कुल नज़दीक से गुजरा और जिसके परिणाम स्वरूप जो तारा है उसने, अब भाई सूर्य के नज़दीक से गुजरा तो गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी से जो सूर्य की सतह थी, ठीक है, सूर्य की सतह से सिगार के आकार के कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। यानी जब वो घूमता हुआ तारा सूर्य के पास से गुजरा तो सूर्य के से कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गए, और यह तारा जब सूर्य से दूर होता चला गया तो सूर्य की सतह से जो पदार्थ निकले थे वो भी सूर्य के चारों ओर धीरे धीरे घूमने लग गए, और यही जो पदार्थ जो सूर्य की सतह से अलग हो गए घूम रहे थे सूर्य के चारों ओर, यही आपके क्या थे? ग्रह थे। तो ये थी आपकी क्या? ग्रहाणु परिकल्पना बोलते हैं इसे, यहाँ पे नाम नहीं दिया गया, ठीक है। तो इसे ठीक है, आप तो आपको पता होना चाहिए कि भाई लाप्लास की निहारिका थी, चैम्बरलैन और मोल्टन की थी ग्रहाणु परिकल्पना, जो कि पृथ्वी की उत्पत्ति या ग्रहों की उत्पत्ति से रिलेटेड थी। और लाप्लास वाली 1796 में आई थी और ये 1900 में आई थी। पीजीटी स्टूडेंट्स को तो ये सारे सन वगैरह भी अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। तो आपने 2 हाइपोथेसिस पढ़ ली है। अब उसके बाद
उसके बाद आते हैं कुछ और चीज़ें, जैसे पहले सर जेम्स जीन्स और बाद में जेफरी, इन्होंने भी इस कंसेप्ट का समर्थन किया। किस कंसेप्ट का? ग्रहाणु परिकल्पना का, कि भाई एक घूमता हुआ तारा आया, सूर्य की सतह से टकरा के कुछ पदार्थ सूर्य की सतह से फिर अलग हो गए, और वो निकले अलग हुए जो पदार्थ थे सूर्य की चारों ओर घूमने लग गए, और वही आज ग्रह हैं। तो इस ग्रहाणु परिकल्पना का पूरा सपोर्ट किया किसने? जीन्स ने और जेफरी ने, दोनों ने। फिर कुछ तर्क के बाद सूर्य के साथ एक और साथी तारे के होने की बात मानते हैं, ठीक है। कुछ और आगे चीज़ें बढ़ गई, और उसके बाद पहले माना कि एक भ्रमणशील तारा आया था जो सूर्य से टकराया था, बट फिर माना कि एक और तारा आया, और जब एक और तारे की बात की गई तो दो तारे हो गए। तो फिर इस तर्क को द्वैतारिक सिद्धांत के नाम से जाने जाने लगा, यानी बाइनरी थ्योरीज के नाम से इसे जाने जाने लगा। तो द्वैतारिक सिद्धांत भी आपका ग्रहों की उत्पत्ति से रिलेटेड है, ये भी याद रखना। फिर उसके बाद भाई 1950 में रूस के थे ओटो शिमिड और जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर, इन्होंने निहारिका परिकल्पना में फिर कुछ संशोधन किए, कुछ सुधार किए। किसने? ओटो शिमिड ने और वाइजास्कर ने, कार्ल वाइजास्कर ने कुछ सुधार किए। उनका कुछ जो कंसेप्ट था ना वो अलग था। वो क्या कहते कि भाई उनके विचार से जो सूर्य है वो एक सौर निहारिका से घिरा हुआ है, ठीक है, यानी एक तरीके के बादल से घिरा हुआ है, और जो कि हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों से बना है। तो सूर्य तो हमारा इन्हीं से बना है ना, हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कण। और इन कणों के घर्षण से और इनके टकराने से एक चपटी तस्तरी के आकार के बादल का निर्माण हुआ है, ठीक है। ये जो कण हैं या इनके आपस में घर्षण से, इनके टकराने से एक चपटी तस्तरी का निर्माण हुआ, एक बादल का निर्माण हुआ है, और इसी के द्वारा ये आपके घरों का निर्माण हुआ है। तो इस तरीके से कंसेप्ट कुछ अलग संशोधन करके ये कार्ल ने और जो आपका ओटो शिमिड थे, इन्होंने कुछ संशोधन किए थे और कहा कि जो सूर्य है घर्षण से टकराने से एक प्लेट जैसा बादल बना, और इसी से अलग अलग आपके ग्रहों का निर्माण हुआ। तो ये पृथ्वी, इसी तरीके से वैज्ञानिकों ने पृथ्वी और जो भी ग्रह थे और पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति समझने का प्रयास किया था। तो आपने कितनी थ्योरीज पढ़ी? सबसे पहले मैंने आपको कौन सी कराई थी? तो भाई सबसे पहले हमने करी थी लाप्लास, ठीक है, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। उसके बाद चैम्बरलेन और मोल्टन की कौन सी? ग्रहाणु परिकल्पना। उसके बाद तीसरे नंबर पर मैंने आपको कराई द्वैतारिक परिकल्पना, द्वैतारिक जिसमें दो तारे की बात की गई, ठीक है। तो मेनली तो ये तीन ही है आपकी एनसीईआरटी में, और चौथी ये एक तस्त्री की तरह है, तो इसमें ऐसा कुछ इसका नाम दिया नहीं जो मैं आपको नाम बता दूं, ठीक है। तो ये था भाई आपका। अब हमारा आते हैं आधुनिक सिद्धांतों कि आपके जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, आपका जो भी ब्रह्मांड है कैसे बना है। तो आधुनिक समय में अगर हम बात करें तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी जो थ्योरी है वो है भाई बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। आप सबको पता है इसके बारे में, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड थ्योरी है। और इसका दूसरा नाम भी आपको याद रखना है, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस के नाम से भी इसे जाना जाता है, यानी विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना भी इसे कहते हैं। ये बिग बैंग थ्योरी का दूसरा नाम है, ठीक है। तो याद रखना एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस यानी बिग बैंग थ्योरी की ही बात है। क्या हुआ 1920 में एक हबल थे, इन्होंने प्रमाण दिए थे, प्रूफ दिया था कि जो ब्रह्मांड है वो धीरे धीरे फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जो आकाश गंगाएं हैं यानी गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, ठीक है। ये कहने वाले कौन थे? हबल थे। और अगर हम बात करें अगर ब्रह्मांड विस्तार का अगर हम बात करें तो भाई किस तरीके से होगा कि इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया था कि आप एक गुब्बारा लो, उसके ऊपर कुछ निशान बनाओ और उसे आप गैलेक्सी मान लो। जैसे जैसे आप उस गुब्बारे को फुलाओगे तो आपको पता है गुब्बारा फूलेगा तो उस पर जो आपने निशान अगर डॉट भी लगाई है तो वो डॉट फैलती चली जाएगी, ठीक है। वो निशान एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते चले जाएंगे। तो जिस प्रकार आकाश गंगाओं की जैसे वो गुब्बारों में जो निशान है वो एक दूसरे से दूर हो गए, तो हबल कहता है कि जो आकाश गंगाएं हैं, जो गैलेक्सीज है वो भी इसी प्रकार एक दूसरे से दूर बढ़ती जा रही हैं और आपका जो ब्रह्मांड है वो फैलता जा रहा है। तो इस तरीके से इन्होंने ये एग्जाम्पल दिया था कि ब्रह्मांड जो है वो किस तरीके से विस्तृत हो रहा है, किस तरीके से फैल रहा है गुब्बारे के एग्जाम्पल से, ठीक है। तो ये इन्होंने ये इस तरीके का एक डायग्राम भी दिया था। तो ये जो बिग बैंग थ्योरी जो थी, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार जो ब्रह्मांड का विस्तार है वो कुछ स्टेजेस में हुआ है। कौन सी स्टेजेस में हुआ है, कितनी अवस्थाओं में हुआ है वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले सिर्फ आपका
एकांकी परमाणु था। देखो सबसे पहले क्या था, आप इस डायग्राम को देखो, सबसे पहले सिर्फ आपका एक परमाणु था, फिर धीरे धीरे आपके ये परमाणु बनते चले गए, जिन्हें आप आकाशगंगाएं कह सकते हैं। तो इस तरीके से फिर ये परमाणु एक दूसरे के नज़दीक थे, फिर दूर होते चले गए और फिर काफ़ी दूर हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये देख लो काफ़ी दूर हो गए हैं एक दूसरे से। तो इस तरीके से आपके जो ये अलग अलग परमाणु थे ये आपकी आकाशगंगाएं बन गई। तो आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है वो आपके एकांकी परमाणु थे, एक ही जगह पर थे। उनका आयतन, तापमान, घनत्व अनंत था, जिसकी गणना नहीं की जा सकती, ऐसा था। फिर बिग बैंग की प्रक्रिया में इनमें अलग अलग आपके बहुत भयानक विस्फोट हुए। अब जब इनमें विस्फोट हुए तो विस्फोट होने के बाद क्या हुआ भाई, ये एक दूसरे से दूर होते चले गए, विस्तार होता हुआ चला गया। अगर बिग बैंग थ्योरी की बात करें तो आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले बिग बैंग थ्योरी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, की घटना आज से पहले हुई थी और आज भी इनमें विस्तार हो रहा है, अभी भी जारी है। अभी भी जो गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे से दूर हटती जा रही हैं, ये कहना गलत नहीं होगी। ठीक है, तो बस ये है कि पहले विस्तार जो है वो बहुत तेज़ी से हो रहा था और अब जो ब्रह्मांड का विस्तार है वो थोड़ी धीमी गति से हो रहा है। तीसरे स्टेज में क्या हुआ, बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान आपका 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया। केल्विन भी एक टेम्परेचर को मापने की यूनिटी है, तो केल्विन तक गिर गया और परमाणुीय पदार्थ का निर्माण हुआ और जो ब्रह्मांड है आपका पारदर्शी हो गया। अब जो ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है क्या, कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ते चले जाना। जितनी आकाश गंगा एक दूसरे से दूर होगी ना, उतना ही ब्रह्मांड का विस्तार होगा। होयल महोदय आए, होयल महोदय ने कहा, होयल महोदय की थी वही एक स्टडी स्टेट कंसेप्ट, जो कि पीजीटी में बहुत बार पूछा गया है, हिंदी में जिसे स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से जाना जाता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ब्रह्मांड है किसी भी समय एक जैसा नहीं रहा। ठीक है, ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाण आए। ब्रह्मांड के विस्तार की बात करें, उसके सिद्धांतों की बात करें, उसके पक्षधर में थे ये। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, स्टेडी स्टेट कंसेप्ट ये किससे रिलेटेड था, ब्रह्मांड के विस्तार से रिलेटेड था और ये किसने दिया था, होयल महोदय ने दिया था। ये सारे थ्योरीज आप एक कॉपी पेन लेके बैठोगे और उसमें राइट डाउन करते रहना। तो आपने पढ़ लिया ग्रहों की उत्पत्ति, उनसे रिलेटेड कंसेप्ट, उनसे रिलेटेड सिद्धांत। आपने पढ़ लिया ब्रह्मांड का बिग बैंग थ्योरी, उसकी स्टेजेस। अब हम पढ़ेंगे तारों का निर्माण कैसे हुआ, आपके तारे, आपके स्टार कैसे बने। तो भाई जब ब्रह्मांड बन रहा था तो उसमें जो ऊर्जा निकल रही थी, जो पदार्थ निकल रहे थे, वो कभी भी एक समान नहीं थे, सब अलग थे। घनत्व भी अलग था, आयतन अलग था, तापमान अलग था, सब कुछ अलग था, जिसकी वजह से आपकी अलग अलग फिर क्या बनी, आकाश गंगाएं बनी। ठीक है, सब कुछ अलग था ना, तो अलग अलग आकाश गंगाएं बनी, गैलेक्सीज बनी। अब एक आकाश गंगा में आप सबको पता है बहुत सारे आपके क्या है, तारों का समूह है। आकाश गंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों में यानी लाइट ईयर में मापी जाती है। अगर व्यास की बात करें, एक आकाश गंगा के डायमीटर की बात करें तो 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच भी हो सकता है। तो आपको देखो पता होनी चाहिए कि जो आकाश गंगाओं के बीच की दूरी है वो प्रकाश वर्ष यूनिट में मापी जाती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, लाइट ईयर में मापी जाती है। और अगर एक आकाश गंगा की बात करें तो भाई 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच उनका व्यास हो सकता है। ठीक है, अगर गैलेक्सी के निर्माण की बात करें तो इनकी जो शुरुआत हुई थी वो हाइड्रोजन गैस से बने जो बादल है उनसे हुई थी, जिसे आप निहारिका या नेबुला भी कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी पढ़ाया कि जो बादल बने थे वो किस तरीके से बने थे। और इसी तरीके से आपकी बढ़ती हुई जो निहारिका हैं, इनके गैसों के झुंड विकसित हो गए और ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बन गई, जिनसे आपके तारों का निर्माण हुआ। ठीक है, गैसों के जो झुंड बने थे, बढ़ती हुई जैसे जैसे निहारिका बढ़ती चली गई तो जो गैसेस थे उनके झुंड बन गए और ये जो झुंड है वो बड़े बड़े गैसीय पिंड भी बन गए और इन्हीं गैसीय पिंडों से आपके तारों का निर्माण हुआ। ऐसा माना जाता है कि तारों की उत्पत्ति आज से 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुई थी। ठीक है, हमारे जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है वो मैंने अभी आपको बताया था 13.7 अरब वर्ष पहले हुई। आपके तारे कब बने, तो 5 से 6 अरब वर्ष पहले वाले। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में बनते हैं। देखो यहाँ पे प्रकाश वर्ष दे भी रखा है, थोड़ा सा इसके बारे में भी पढ़ लो। प्रकाश वर्ष समय की नहीं है ये, बल्कि एक दूरी की माप है, डिस्टेंस को मापने की एक यूनिट है, लाइट ईयर। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वो 1 प्रकाश वर्ष होता है। और यह है, अगर किलोमीटर की बात करें तो 9.46 तक भी आप लर्न रख लोगे तो वो इनफ है। तो यह है
9.46 किलोमीटर के बराबर होता है। पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी की बात करें तो भाई इनकी औसत दूरी होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें ना कि भाई ये कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो अगर किलोमीटर में प्रकाश वर्ष को देखें तो ये आपका 9.46, ठीक है। ये आपको लर्न रखना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अब नेक्स्ट दे रखा है पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी, ये तो आप सबको पता है, बार बार रिपीट होने वाला, टीजीटी और पीजीटी दोनों में ही रिपीट होता है। पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी होती है भाई 14,95,98,000 किलोमीटर। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह प्रकाश वर्ष केवल 8.311, ये आज तक नहीं आया। बाकी इससे क्वेश्चन बन चुका है, इससे बन चुका है, ये आ चुका है और ये भी आ चुका है। तो इस अकेले बॉक्स से आपसे 4 या 5 क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। अब आया भाई आपके ग्रह का निर्माण, ग्रहों के विकास की, इसके डेवलपमेंट की अवस्थाएं थी कुछ, ठीक है। मैंने आपको पहले सिद्धांत तो सारे बता दिए। अब ये बताएगा कि कैसे अवस्थाओं में, किन अवस्थाओं में ग्रहों का निर्माण हुआ, प्लैनेट बने आपके। तो आपके जो तारे थे वो निहारिका के अंदर जो भी गैसेस थी उनके झुंडों से तारे बने, ठीक है। और इन्हीं फिर गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी तो है ही, और इन्हीं ग्रेविटी से क्या हुआ, इन बादलों में एक क्रोड का निर्माण हुआ, ठीक है, इंटरनल पार्ट का निर्माण हुआ। और इस क्रोड के चारों ओर फिर गैस और धूल कण एक प्लेट की तरह, एक डिस्क की तरह विकसित हो गए और घूमते हुए, ठीक है, इसके चारों ओर घूमते हुए विकसित होने लगे। फिर अगली अवस्था में क्या हुआ भाई, जो गैसीय बादल थे इनका संघनन हुआ। इस जो कोड बन गया था ना पहली अवस्था में, क्या याद रखना है, पहली अवस्था में कुछ नहीं हुआ, बस जो आपकी ग्रह हैं उनके कोड वाला पार्ट बन गया, अंदर वाला पार्ट बन गया, और सारी जो गैसेस थी उस कोड वाले पार्ट के चारों ओर घूम रही थी। अब इस कोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे छोटे गोलों के रूप में बना। दूसरी अवस्था में कंडेंसेशन हुआ, संघनन हुआ, और इन क्रोड को ढकने के लिए छोटे छोटे गोले विकसित हुए। अब ये जो छोटे छोटे गोले हैं ये आगे चल के क्या बन गए, ग्रहाणु बन गए, ठीक है, प्लैनेट शिशमल बन गए और विकसित हो गए। और उसके बाद संगठन की प्रक्रिया हुए, यानी ये जो छोटे छोटे गोले हैं ना आपस में मिल गए और चिपक कर बड़े पिंड बनने शुरू हो गए। जो छोटे छोटे गोले क्रोड पार्ट के चारों ओर घूम रहे थे आपस में चिपकने लगे और बड़े बड़े पिंड बनने शुरू हो गए। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये आपस में जुड़ गए थे, और छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही ग्रहाणु है। और जो ये छोटे छोटे पिंड थे इनकी जो संख्या थी उन्हें ही ग्रहाणु कहते हैं। अब ये छोटे छोटे जो ग्रहाणु बन गए थे, जो छोटे छोटे पिंड थे आपस में चिपक गए, ग्रहाणु बन गए। अब ये ग्रहाणु भी बहुत सारे थे। अब ये जो ग्रहाणु थे आपस में सहवर्धित यानी इकट्ठे होकर कुछ बड़े पिंड बन गए। क्या बन गए, कुछ बड़े पिंड बन गए। अब ये जो कुछ बड़े पिंड बन गए इन्हें ही, अब नीचे दे नहीं रखा ना, ठीक है। तो ग्रह किस तरीके से बने, सबसे पहले आपका क्रोड पार्ट बना, कोड पार्ट बना भाई। और इस कोड पार्ट के चारों ओर जो पदार्थ थे, जो छोटे छोटे आपके पिंड थे, वो छोटे छोटे पदार्थ थे वो सर्कल कर रहे थे। धीरे धीरे वो गुरुत्वाकर्षण के कारण वो छोटे छोटे पिंड आपस में चिपक कर थोड़े बड़े बनने लग गए। और फिर तीसरी अंतिम अवस्था में क्या हुआ, जो छोटे छोटे पिंड थे चिपक गए थे, वो ग्रहाणु बन गए थे। फिर वो ग्रहाणु आपस में चिपक कर बड़े बड़े पिंड बन गए, जिन्हें आप क्या कहते हो, प्लैनेट कहते हो। सौरमंडल क्या है, सौरमंडल देखो, सौरमंडल टॉपिक आपका टीजीटी में भी है, पीजीटी में भी है, दोनों में है, तो ये क्लास आपके दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है। तो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, ठीक है, 9 नहीं है भाई, 8 है। कुबेर जो आपका प्लूटो है वो ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया, आकार में बहुत छोटा था और दूसरों के घरों में घुसता था, तो ये नहीं होना चाहिए ना। निहारिका को सौरमंडल का जनक कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि सौरमंडल का जनक किसे कहते हैं, तो निहारिका को कहते हैं। इसके ध्वंसंत यानी इसके विनाश होने, इसके क्रोड के बनने की शुरुआत 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले हुई थी, और ग्रह बनने की शुरुआत 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले हुई थी। देखो, ब्रह्मांड 13.6 या 7 अरब वर्ष पहले बनना शुरू हुआ था, तारे आपके 5 से 7 अरब वर्ष पहले बनने शुरू हुए। और उसी तरीके से अगर सौरमंडल के क्रोड की बात करें तो जो क्रोड है वो बनना शुरू हुआ था 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले। ग्रह की बात करें तो आपके प्लैनेट 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले बनने शुरू हुए थे। तो पीजीटी में क्वेश्चन आ सकता है कि इनकी उत्पत्ति का समय कितने वर्ष पहले, और एक साइड आपको दे देगा और कहेगा मैच कीजिए।
अब हमारे सौरमंडल की बात करें तो भाई हमारे सौरमंडल में सूर्य एक तारा है, ये भी क्वेश्चन आता है। सूर्य इज अ स्टार नॉट अ प्लैनेट, पिंड कुछ नहीं, सूर्य एक तारा है, आप याद रखना है, पिंड भी है बट एक तारा है सूर्य, क्योंकि इसका अपना खुद का प्रकाश है, अपने प्रकाश से चमकता है, और जो भी पिंड अपने प्रकाश से चमकता है, खुद का प्रकाश होता है, उसे तारा कहते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, 63 उपग्रह। अब तो ये जो सैटेलाइट नए नए खोजे जाते हैं तो बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो 63 नहीं है, बहुत सारे सैटेलाइट है भाई अब, ठीक है। अकेले आपके शनि के सबसे ज़्यादा हैं एट प्रेजेंट, अगर हम बात करें नियर अबाउट 82 या 85 के लगभग है। लाखों छोटे पिंड हैं, क्षुद्र ग्रह, ग्रहों के टुकड़े भी हैं जिसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं, धूमकेतु हैं, और बहुत सारे आपके धूलकण और गैस हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ हैं भाई, हमारे सौरमंडल में हैं। इन 8 ग्रहों में जो आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन्हें कहते हैं भीतरी ग्रह यानी इनर प्लेनेट। इनर प्लेनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध, सबसे पहले सूर्य के नंबर 1 पे है बुध, फिर शुक्र है, फिर हमारी पृथ्वी है, फिर चौथे नंबर पर मंगल है। तो ये 4 जो प्लेनेट है इन्हें इनर प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सूर्य के नज़दीक हैं। और सूर्य और क्षुद्र ग्रह, जो क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड की जो पेटी है ना, उनके बीच में ये चारों प्लैनेट्स हैं, ठीक है। एक तरफ आपका सन है और यहाँ पर आपके एस्ट्रॉयड बेल्ट है। तो ये है भाई आपका बुध, ये है आपका शुक्र, ये है हमारी पृथ्वी और ये है मंगल। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट और सन के बीच में यही चारों प्लैनेट हैं और इसीलिए इन्हें इनर प्लैनेट कहते हैं। अब इनके बाद यानी एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद यहाँ पर है बृहस्पति, फिर है शनि, फिर है अरुण और फिर है वरुण, ठीक है। तो भाई शनि, अरुण और वरुण, ये 4 प्लैनेट हैं। तो ये बाहर की ओर है ना एस्ट्रॉयड बेल्ट से, तो इन्हें आउटर प्लैनेट कहते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये रहा। अन्य जो 4 ग्रह हैं इन्हें आउटर प्लैनेट के नाम से कहते हैं, और जो बाहर वाले 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन्हें ठीक है आउटर प्लैनेट कहते हैं। जो आपके पहले 4 ग्रह यानी जो इनर प्लैनेट है जिसमें आते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। पार्थिव ग्रह भी कहते हैं इन चारों को, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी की जैसे ही बनी है, यानी जैसे हमारी पृथ्वी चट्टानों से बनी है, धातुओं से बनी है और घनत्व भी अधिक है, उसी तरीके से इन 4 ग्रहों का बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों आपके चट्टानों से बने हैं, भारी हैं, ठीक है, घनत्व भी अधिक है, इसलिए इन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं, पृथ्वी जैसे हैं। बाकी के बाहर जो 4 ग्रह हैं जो कि विशाल है, ठीक है, जिसमें आते हैं आपके बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन्हें जोवियन ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। और जोवियन का अर्थ क्या होता है, यानी जुपिटर की तरह, यानी आपकी बृहस्पति की तरह। इनमें से अधिकतर पार्थिव ग्रहों से भी बड़े हैं। पार्थिव ग्रहों का आकार बहुत छोटा है भाई। जो आपके आउटर प्लेनेट है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, वो आकार में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं, सघन इनका वायुमंडल है, और सभी ग्रहों का निर्माण 4.6 अरब वर्ष पहले ही एक ही समय में हुआ था। और हमारी पृथ्वी का निर्माण भी 4.6 अरब वर्ष पहले ही हुआ था। अब अभी तक आपका जो प्लूटो है एक ग्रह था, बट अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ये एक बैठक हुई थी इंटरनेशनल लेवल पर, और अगस्त 2006 में एक निर्णय लिया गया। ये आप सन याद रखोगे, अगस्त 2006 में क्या हुआ था, जो प्लूटो था उसे एक बोना ग्रह कहा गया, ठीक है, उसे एक बोना ग्रह कहा गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा था, ठीक है, ये आप याद रखोगे। देखो भाई ये आपके सारे के सारे ग्रह हैं, आप पूरी टेबल एक साथ देख सकते हो, मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा दूंगी। ये है बुध, सूर्य के सबसे दूरी के अनुसार है, ये सूर्य के सबसे नज़दीक बुध, फिर दूसरे नंबर पर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, यूरेनस और नेपच्यून, अरुण वरुण बोलते हैं इनको हिंदी में, ठीक है। ये दूरी के अकॉर्डिंग है, तो सबसे ज़्यादा दूर कौन है, नेपच्यून, सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन है सूर्य के, बुध, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा घनत्व की बात करें, देखो सबसे ज़्यादा घनत्व है हमारी पृथ्वी का 5.517, ठीक है, और सबसे कम घनत्व की बात करें तो वो है भाई शनि का 0.70। तो सबसे ज़्यादा पृथ्वी, सबसे कम शनि, दूसरे नंबर पे सबसे कम है यूरेनस का, तीसरे नंबर पर सबसे कम बृहस्पति, और चौथे नंबर पर नेपच्यून का, ठीक है। व्यास वगैरह कभी नहीं पूछा जाता, सैटेलाइट पूछे जाते हैं। हमारी पृथ्वी का तो एक ही है, मंगल के 2 है, डिमोस और फोबोस। सौरमंडल का सबसे छोटा डिमोस, मंगल का ही एक सैटेलाइट है। बृहस्पति के आप 16 नहीं है भाई, बहुत सारे हैं, बृहस्पति के 16 तो आपके चांद है, 16 तो चांद है, और जो सैटेलाइट की बात करें तो वो आपके 65 प्लस है बृहस्पति के। और जो सौरमंडल का सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है जिसका नाम है गैनीमेड सैटेलाइट, वो बृहस्पति का ही एक सैटेलाइट है, ठीक है। और एट प्रेजेंट अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा सैटेलाइट शनि के हैं।
गॉट इट? इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर ये एक आपका कंसेप्ट है जो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी होती है 14,95,98,000 किलोमीटर। ठीक है। मिनिमम की बात करें तो भाई वो आपकी 14.70 करोड़ होती है, और मैक्सिमम होती है 15.20 करोड़, और एवरेज होती है 14.95 करोड़। ठीक है, याद रखना। घनत्व को हमेशा ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर यूनिट में मापा जाता है, ये भी आप याद रखोगे। और भूमध्य रेखीय व्यास यहाँ पर दे रखा 6378.137 किलोमीटर के बराबर होता है। अब यहाँ पर जो पार्थिव ग्रह थे वो तारों के बहुत ज़्यादा नज़दीक बने थे। अत्यधिक टेम्परेचर के कारण यहाँ पर गैसें जो है वो नहीं टिक पाई और दूर चली गई। और ये जोवियन ग्रहों की जो रचना है, देखो मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ तुम्हें। जो भाई आपकी जोवियन ग्रह थे, जो आउटर प्लैनेट थे, जिसमें बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आए गए, लास्ट के 4 प्लैनेट, ये आपके गैसों से बने हैं। क्योंकि जो सूर्य के नज़दीक वाले प्लैनेट थे ना, वहाँ पर टेम्परेचर अधिक होने के कारण गैसें नहीं रुक पाई, वो सारी गैसें आउटर की ओर चली गई। सारे आपके जो 4 बाहरी ग्रह है, आउटर प्लैनेट है, वो गैसों से बनी है। और जो इनर प्लैनेट है, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आते हैं, वो आपकी चट्टानों से बनी है। ठीक है। अब ये सारी वही चीज़ें हैं। ज़्यादा गैसें धूलकण हवा में उड़ गई क्योंकि सूर्य नज़दीक था, सूर्य की उसकी वजह से। अब पार्थिव जो ग्रह है वो काफ़ी छोटे भी थे, और छोटे होने की वजह से इनकी गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी भी काफ़ी कम रही। इसी वजह से गैस भी यहाँ पर नहीं रुकी और दूर चली गई इनसे। अब चंद्रमा जो कि एक सैटेलाइट है, हमारी पृथ्वी का एक सैटेलाइट है, एक उपग्रह है, चंदा मामा जिसे हम कहते हैं। ये कैसे बना भाई, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो 1838 में सर जॉर्ज डार्विन आए। इन्होंने बताया कि पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमते हुए एक ही पिंड थे। यानी जो चंद्रमा है ना, वो कोई अलग नहीं था, वो हमारी पृथ्वी से ही का ही एक भाग है। ठीक है। तो ये कहते थे डार्विन कि भाई पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूम रहे थे और एक ही पिंड थे, और पूरा पिंड था ये। ठीक है। बीच में से पतला था और किनारों में से मोटा था, ये उन्होंने शेप बताई। और बीच में से पतला है कोई चीज़, मान लो एक पिंड है, मैं बनाती हूँ। ठीक है। एक पिंड है भाई, बीच में से मोटा है, इस तरीके से बीच में से पतला है और किनारों पे से मोटा है, तो वो कभी ना कभी टूटेगा। तो इसी तरीके से ये बीच में से टूट गया आखिरी में, और चंद्रमा का निर्माण उसी पिंड के बचे हुए पार्ट से हो गया। और आज जहाँ प्रशांत महासागर में जो एक गर्त के रूप में, एक गड्ढे के रूप में मौजूद है ना, वो गड्ढा, उसी गड्ढे में से ये पिंड टूटा था, ऐसा माना गया। डार्विन ने ऐसा माना था। बट कई विद्वान हैं जो इस बात को स्वीकार नहीं करते, वो नहीं मानते कि इस तरीके से ऐसा कुछ हुआ था, कि वो पृथ्वी के एक उपग्रह के रूप में चंद्रमा की जो उत्पत्ति है वो एक बड़े टकराव के कारण मानते हैं, कि एक बड़ा टकराव हुआ था जिसे द बिग स्प्लैट के नाम से जानते हैं। वो कहते हैं कि जब हमारी पृथ्वी बनी तो उसके कुछ समय बाद क्या हुआ, मंगल ग्रह जो कि हमारी पृथ्वी के नज़दीक है, मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया। मंगल ग्रह का 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड हमारी पृथ्वी से टकराया, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी का एक हिस्सा टूट गया और अंतरिक्ष में बिखर गया। और जो ये टूटा हुआ हिस्सा था ना, फिर अंतरिक्ष पृथ्वी की कक्षा में घूमने लगा, और ये आज जो टूटा हुआ हिस्सा है यही हमारा चंद्रमा है। तो कुछ भी कह लो, यानी है हमारी पृथ्वी का ही अंश, हमारी पृथ्वी से टूट कर अलग हुआ है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बार बार कही गई। तो चंद्रमा की उत्पत्ति की जो घटना मानी जाती है 4.44 अरब वर्ष पहले ही मानी जाती है। हमारी पृथ्वी 4.6 और उसके कुछ समय बाद ही चंद्रमा की उत्पत्ति मानी जाती है। हाँ जी। अब ये पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ, देखो सबसे पहले हमारी पृथ्वी चट्टानी थी, बहुत गर्म थी, वीरान थी। ठीक है। वीरान ग्रह था, कोई मनुष्य नहीं था, कोई वनस्पति नहीं थी, वायुमंडल भी विरल था, कोई वायुमंडल नहीं था। धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है, बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है। और हाइड्रोजन थी, हीलियम थी, और जो आज का हमारा वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर, इससे बहुत अलग था। स्टार्टिंग में पृथ्वी का वायुमंडल बहुत गर्म था, हमारी पृथ्वी का वातावरण भी, और बाद में एक सुंदर ग्रह में ये बदल गई। पानी और जीवन और वातावरण सब कुछ यहाँ उपलब्ध हुआ। ठीक है। और ये सब कुछ बनने में ऐसा नहीं है कि पलक झपकते ही सब कुछ हो गया, 460 करोड़ साल लगे थे ऐसा जीवन का विकास होने में। पृथ्वी पर जीवन का विकास होने में 460 करोड़ साल लग गए थे। अब आप सबको पता है हमारी पृथ्वी की संरचना जो है वो परतदार है। आप सबने क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में पढ़ा है, अलग अलग लेयर्स हैं जो एक जैसी नहीं है। घनत्व भी हमारी पृथ्वी का एक जैसा नहीं है, क्रस्ट का अलग है, मेंटल का अलग है, कोर का अलग है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं।
ठीक है। अब आता है स्थल मंडल का विकास, यानी जो लिथोस्फीयर है वो कैसे बनी। ग्रहाणु और दूसरे खगोलीय पिंड जो कि एक ही जैसी घने और हल्के पदार्थों से बने थे। देखो, ये माना जाता है कि जो उल्का पिंड है, जो टूटते हैं, उल्का पिंडों के अध्ययन से इस बात का पता चला कि बहुत से जो ग्रहाणु थे उनके इकट्ठा होने से, मैंने आपको समझाया था ना, जो पहले क्रोड बना, क्रोड के चारों ओर जो पिंड तैर रहे थे वो धीरे धीरे आपस में चिपकने लगे, जिन्हें ग्रहाणु कहते हैं। फिर ये ग्रहाणु आपस में इकट्ठे हो गए गुरुत्वाकर्षण के कारण और एक बड़ा पिंड बन गई, जिन्हें ग्रह कहते हैं। तो ये वही है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका पूरा प्रोसेस चला था। फिर उसके बाद जब ये पिंड आपस में एक दूसरे को प्रभावित कर रहे थे तो भाई उससे आपकी गर्मी भी पैदा हुई, ऊष्मा भी पैदा हुई, और ये क्रिया, ये प्रोसेस जारी रहा। पदार्थ आपके पिघलते रहे, गलते रहे। पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद ही ये सब कुछ हुआ था, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अगर टेम्परेचर ज़्यादा था भाई, तो बहुत सारी जो हमारी पृथ्वी थी ना वो द्रव अवस्था में थी, टेम्परेचर ज़्यादा था, तापमान की अधिकता थी। फिर उसके बाद हल्के और भारी घनत्व मिश्रण वाले ये सारी चीज़ें आनी स्टार्ट हो गई थी, भारी पदार्थ बन गए धीरे धीरे, जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में चले गए, भारी पदार्थों से पृथ्वी का क्रोड भी बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें बनती चली गई। हल्के और भारी पदार्थों के अलग होने की इस क्रिया को ही विभेदन भी कहते हैं, यानी पृथ्वी से हल्के पदार्थ अलग हो गए, पृथ्वी के भारी पदार्थ कोड वाले पार्ट में चले गए जिसे आप क्रोड कहते हो, और हल्के पदार्थ क्रस्ट वाले पार्ट में चले गए, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें बनती चली गई। तो यहाँ पर देखो आपको ये टाइम पीरियड भी दिया गया है अर्थ का। तो देखो सबसे पहले आपको यान पता होनी चाहिए, कितने यान्स हैं। कल्प, महाकल्प, महाकल्प कितने हैं भाई? नवजीवन, मध्यजीवी, पूराजीवी, पूर्व कैर्बियन। कल मैंने आपको जब क्वेश्चन कराए थे तब मैंने इन चीज़ों को पढ़ाया भी था, ठीक है। सबसे पहले जो महाकल्प है वो नवजीवन, सैनोजोइक, जिसे इंग्लिश वाले नाम आते हैं, हिंदी वाले नाम नहीं आते, तो आपको पता होना चाहिए सैनोजोइक। सैनोजोइक जो आज से मैं एक एक आपको कराती हूँ पहले, ये इंपॉर्टेंट है, पीजीटी स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है इसको, इससे एक दो क्वेश्चन आते हैं। तो सैनोजोइक जो कि आज से 6.3 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। इसमें आपके चतुर्थ कल्प और तीर्थ कल्प, टेरेटरी और क्वैटरनरी दोनों मिलते हैं। युग की बात करें तो भाई इसमें आपके अभिनव, अत्यंत नूतन, अति नूतन, अल्प नूतन, अति नूतन, ये छोड़ो, ये सारी चीज़ें आ गई थी। टाइम पीरियड की बात करें तो आपके 0 से लेकर 6.5 करोड़ तक। आधुनिक मानव, आदि मानव आपका इसी में था, सैनोजोइक में। मानव के पूर्वज आ गए थे वन मानुष, फूल के पौधे, वन मानुष, छोटे छोटे स्तनपाई भी आ गए थे, ठीक है। पुरानूतन में आपके पुरानूतन में छोटे छोटे स्तनपाई जैसे चूहे वगैरह आ गए थे, ठीक है। आदि नूतन और अधिनूतन, इनमें मनुष्य से जुड़ा हुआ वन मानुष, खरगोश वगैरह ये आ गए थे। मध्यजीवी, मध्यजीवी में आया था भाई आपका क्रिटेशियस, जुरासिक और ट्रियासिक युग, ये तीनों युग मध्यजीवी यानी मेसोजोइक में आते हैं, मेसोजोइक में आते हैं। और टाइम पीरियड रहेगा 6.5 करोड़ से 24.5 करोड़ वर्ष, ठीक है। पहले स्तनपाई थे। डायनासोर विलुप्त हो गए थे, यहाँ पे डायनासोर का युग आया था। क्रिटेशियस में डायनासोर विलुप्त हो गए, फिर डायनासोर का युग आया, सबसे लंबे डायनासोर इसी जुरासिक में देखे गए थे। ट्रियासिक में मेंढक आ गए थे और समुद्री कछुए भी आ गए थे। फिर पूराजीवी आया, पूरे जीव में आपके ये सारे युग आए थे, परमियन युग, कार्बोनिफेरस, डेवियन और सिलियरन, ओरोविशियन और कैर्बियन युग। इसमें रेंगने वाले जीवों की अधिकता थी। पहले रेंगने वाले जंतु रीढ़ की हड्डी वाले जीव थे, स्थल और जल पर रहने वाले जीव थे। स्थल पर जीवन के प्रथम चिन्ह भी यहाँ पर देखने को मिले थे, और कोई जीवन नहीं था बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव आ गए थे कैर्बियन युग में। कैर्बियन युग में आए थे बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव। जीवन के प्रथम चिन्ह यानी पौधे और पहली मछली ये मिले थे भैया आपके इसमें ओरोविशियन में, ठीक है, याद रखना। उसके बाद आ गया था प्राग जीव यानी पूर्व कैर्बियन युग, और जिसमें अलग अलग जीव आ गए थे, महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ था, ये क्वेश्चन आता है। तो पूर्व कैर्बियन युग में ही आपके महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ था। वायुमंडल का आया था, वायुमंडल में जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड वो बहुत ज़्यादा फैल गई थी। उसके बाद तारों की उत्पत्ति, सुपरनोवा, बिग बैंग थ्योरी, ये सारी चीज़ें हुई। सूर्य की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई आज से 5 अरब वर्ष पहले, 12 अरब वर्ष पहले, 13.7 अरब वर्ष पहले, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये तो भाई हमारी पृथ्वी का है, ये बता रहा है कि भाई पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, जो अगले चैप्टर में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी मेंटल कोर क्रस्ट के बारे में। अब हमारा वायुमंडल कैसे बना।
वायुमंडल कैसे बना, तो वायुमंडल के बनने की भी भाई 3 आपकी अवस्थाएं हैं, ठीक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही सबसे ज़्यादा मिलती है वायुमंडल में, और 3 अवस्थाएं हैं, 3 स्टेजेस आती हैं वायुमंडल के बनने की, इसके डेवलपमेंट की। पहली अवस्था में क्या हुआ, वायुमंडल जो गैसें हैं वो उनका हार्श हुआ, उनका विनाश हुआ। दूसरी अवस्था में भाप और जलवाष्प ने, जो वाटर वेपर थे, जो भाप होती है, स्टीम होती है, इन्होंने वायुमंडल के डेवलपमेंट में सहयोग किया, ठीक है। अंत में वायुमंडल की संरचना में जो फोटोसाइंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, इसने भी काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया, काफ़ी ज़्यादा संशोधित किया। देखो सभी को पता है सबसे स्टार्टिंग में हाइड्रोजन और हीलियम 2 ही गैसें थी हमारे वायुमंडल में, और सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया था जो हमारा वायुमंडल है। पृथ्वी पर ही नहीं, सभी पार्थिव ग्रहों पर हुआ था ये दूर। फिर आपकी धीरे धीरे क्या हो गया, दूर धकेल दिया गया था और समाप्त भी हो गया था, और इसे ही वायुमंडल के विकास की प्रथम अवस्था माना जाता है। अब इसमें क्या हुआ भाई, जैसे जैसे हमारी पृथ्वी ठंडी हुई, उसमें विभेदन हुआ, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से कुछ गैसें और वाटर वेपर निकलकर बाहर आए, ठीक है। कुछ गैसें और वाटर वेपर निकलकर बाहर आए, और इन्हीं गैसेस और वाटर वेपर से आपका वायुमंडल बना, और बहुत सारी गैसेस आ गई, ठीक है। वाटर वेपर ऐड हो गए, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, ये सारी चीज़ें आ गई। तो अगर हमारी पृथ्वी के ठंडी नहीं हुई होती और पृथ्वी से ये सारी चीज़ें बाहर ना निकलती, गैसेस और वाटर वेपर, तो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल भी नहीं होता, ठीक है। पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आ गई, जिसे डीगैसिंग की बात कहते हैं, जिसे गैस उत्सर्जन कहा जाता है। और लगातार जलवायु जो ज्वालामुखी विस्फोट से भी वायुमंडल में जलवाष्प और गैसें धीरे धीरे बढ़ती चली गई। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प का संघनन भी शुरू हो गया, ठीक है। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड में वर्षा, जो कार्बन डाइऑक्साइड थे ना वायुमंडल में बहुत ज़्यादा थी, तो वो बारिश के पानी में घुल गई और तापमान में, जिससे धीरे धीरे गिरावट आई। कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ, बादल बनने स्टार्ट हुए, और बादलों से फिर बारिश हुई, बारिश से फिर बारिश का पानी इकट्ठा हुआ और महासागर का निर्माण हुआ। तो पृथ्वी पर उपस्थित जो महासागर है वो भी आपके इसी तरीके से बने थे, ठीक है। तो ये कहा जाता है जो महासागरों की उत्पत्ति है वो 50 करोड़ साल पहले हुई। देखो आज की क्लास में आपको सारा पता चल गया है, ग्रह की उत्पत्ति कब हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई, तारों की उत्पत्ति कब हुई, वायुमंडल की उत्पत्ति कब हुई, महासागरों की उत्पत्ति कब हुई, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है जो महासागर है वो कहीं ना कहीं 400 करोड़ साल पुराने हैं। 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास आरंभ हुआ, तो जीवन का विकास 380 करोड़ साल पहले आरंभ हुआ था, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की बात करें तो वो 250 से 300 करोड़ साल पहले विकसित हो गई थी। देख लो कितने सालों पहले विकसित हो गई थी। तो लंबे समय तक जीवन केवल आपके महासागरों में रहा था। महाद्वीपों में जो जीवन है वो काफ़ी टाइम बाद आया था। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ही धीरे धीरे आपकी ऑक्सीजन बढ़ती चली गई, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस वो होता है जिसमें पौधे आपके सूर्य के प्रकाश से अपना खाना बनाते हैं, CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे ऑक्सीजन रिलीज हुई तो संतृप्त हो गई, ऑक्सीजन आपकी बढ़ती चली गई, और 200 करोड़ वर्ष पहले से ही पूर्ण रूप से ऑक्सीजन वायुमंडल में भर गई थी। तो अब ऑक्सीजन आ गई है तो जीवन की उत्पत्ति भी हो जाएगी। तो जीवन की उत्पत्ति का अंतिम चरण, जो पृथ्वी की उत्पत्ति का अगर अंतिम चरण की बात करें तो वो जीवन जैसे ही यहाँ पे डेवलप हुआ तो उसी के साथ समाप्त हो गया, ठीक है। तो वायुमंडल, उसमें जीवन के पहले देखो नॉर्मल सी बात है, वायुमंडल हमारे लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं था, बहुत ज़्यादा गर्म था, हाइड्रोजन हीलियम गैसें थी, ना ऑक्सीजन थी, तो कहाँ से जीवन होता है ना। तो धीरे धीरे ये सारी गैसेज आई तो जीवन बनना, जीवन की उत्पत्ति हुई, और आपकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया का इसमें बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये जीवन का विकास आपका 380 करोड़ वर्ष पहले ही आरंभ हुआ। जो जीवाणु हैं वो आज के मनुष्य के विकास का सार भूवैज्ञानिक काल मापक्रम से हमें प्राप्त होता है। तो ये छोड़ो सारा, तो ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट होता है। भाई चैप्टर बड़ा लेंथी था और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, PGT के लिए भी और TGT के लिए भी। तो अच्छी तरीके से पूरे चैप्टर को पढ़ लेना। पृथ्वी कैसे बनी हमने पढ़ा, पृथ्वी कैसे बनी, ग्रह कैसे बने, आपका स्थलमंडल कैसे बना, सौरमंडल कैसे बना, सूर्य कैसे बना, ये सारी चीज़ें हमने आज की क्लास में पढ़ ली है। तो चलो इसके ये NCERT क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को दर्शाती है। तो 46 लाख वर्ष, 13.7 अरब वर्ष, 13.7 खरब वर्ष, ठीक है, 4600 करोड़ वर्ष। तो भाई आप देखो हमारी पृथ्वी की आयु की हम बात करें तो 4.6 है ना, तो 4.6 है, तो इसका राइट आंसर 4600 करोड़ वर्ष आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है
निम्न में से किसकी अवधि सबसे लंबी है? इयोन, कल्प, महाकल्प, युग। तो किसकी अवधि सबसे लंबी है ये आप मुझे पढ़ के बताओगे। मैंने आपको पूरा डायग्राम पढ़ाया था। निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान जलवायु के निर्माण और संशोधन में सहायक नहीं है? कौन सा तत्व सहायक नहीं है भाई, जिससे वायुमंडल का निर्माण भी नहीं हुआ और इसके संशोधन में भी यूज नहीं हुआ? सौर पवन, विभेदन, गैस उत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण। देखो वायुमंडल में प्रकाश संश्लेषण का तो इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ऑक्सीजन इसी से आई। डी गैसिंग हुई, गैस उत्सर्जन यानी हमारी पृथ्वी से डी गैसिंग हुई, गैसें बाहर निकली, तभी तो वायुमंडल बना। ठीक है भाई, आपके जो सौर पवन है कि इसके निर्माण में सहायक नहीं है, इसको दूर ले गई थी ये तो खींच के, तो इसके राइट आंसर रहेगा सौर पवन। नेक्स्ट आता है, निम्न में से भीतरी ग्रह कौन से हैं? भीतरी ग्रह कौन से है? अच्छा, पृथ्वी और सूर्य के बीच पाए जाने वाले ग्रह, गलत। सूर्य और क्षुद्र ग्रह की पेटी के बीच पाए जाने वाले ग्रह, बिल्कुल करेक्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों ग्रह हैं। नेक्स्ट आता है, पृथ्वी पर जीवन निम्न में से लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ था? तो पृथ्वी पर आपका जीवन कब शुरू हुआ था? आपका 380, अभी पढ़ा ना, 380 करोड़ वर्ष पहले, तो 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, तो ये था भाई हमारा आज का चैप्टर नंबर 2, जो कि आपने डिटेल से पढ़ लिया। बहुत सारा कुछ नया सीखा है आपने आज के चैप्टर में, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे टीजीटी में भी और पीजीटी में भी, तो लर्न कर लेना। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। उसके साथ साथ अगर किसी को भाई अभी आपकी कोई तैयारी नहीं हुई है तो टीजीटी पीजीटी के आप नोट्स ले सकते हो, और पीजीटी का कोर्स भी ले सकते हो। 15 डेज आर लेफ्ट, ठीक है, अभी तो कोई डेट आई नहीं है। तो अगर आपको कोर्स लेना है तो अचीवर्स अकेडमी पर आप जा सकते हो, पीजीटी ज्योग्राफी का कोर्स वहाँ अवेलेबल है। नोट्स लेना है तो आप मेरे व्हाट्सअप पर आ सकते हो, टीजीटी के नोट्स वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, ओके, बाय बाय, सी यू।